नमस्कार साथियों, आज साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? मतलब इनके संरक्षण के लिए कौन सा साधन सही होगा चारों में से? तो एक नंबर है, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इससे संरक्षण हो सकता है। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं नहीं के कारण ये सही नहीं होगा। सी नंबर है, मानक ताप दीप्ति बल्ब के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, CFL के उपयोग से फायदा होता है, तो नहीं के कारण ये भी कथन गलत है। सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो एक नंबर इसके लिए सही है। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर दो कथन दिया हुआ है और कौन सा सही कौन सा गलत है उसके बारे में जानना है। डॉबरेनर के त्रिक नियम है। दूसरा में कह रहा है कि डॉबरेनर के विभिन्न गुण वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो डॉबरेनर का त्रिक नियम तो सही हो जाएगा कि उन्होंने त्रिक नियम दिया था, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों का अगर द्रव्यमान नोट करें 7, 23, 39 द्रव्यमान नोट करें, तो बीच वाला द्रव्यमान जो है दोनों साइड वाले के औसत निकालने के बाद बीच वाला द्रव्यमान पुर जाता है, परमाणु भार पुर जाता है, तो यही इसका त्रिक नियम था। इन तीनों को एक ही समूह में रखा गया था, समान गुण वाले को। तो यहाँ लिखा है कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विभिन्न गुण वाले तत्वों को समूह में रखा गया, तो ये गलत है, ये विभिन्न गुण वाले ये गलत, तो बी नंबर आंसर सही होगा, केवल कथन फर्स्ट। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? मेढक, मृदा, पुष्प, कीट। तो जैविक घटक मतलब पादप जंतु से जुड़ा हुआ होता है, तो पुष्प, कीट, मेढक ये सब जैविक घटक कहलाएंगे, मृदा नहीं कहलाएंगे, ये अजैविक घटक के तौर पर पारिस्थितिक तंत्र में आएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? PbAl, MgCa, चारों में से कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता के अनुसार सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा। अभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता कुछ पॉइंट याद रखने योग्य है, जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe लोहा, लेड। अब हाइड्रोजन से नीचे 3-4 होगा, कॉपर, पारा Hg, Ag चांदी, और अंत में सोना ही। हाइड्रोजन से जो नीचे है वो अभिक्रियाशीलता श्रेणी कम दर्शाता है, और ज़्यादा अभिक्रियाशील हाइड्रोजन से जो ऊपर है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा, सबसे कम सोना Au। तो इनका कर्म किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है बराबर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो 746 वाट के बराबर डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होगा। 6 नंबर, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? स्कील नोज यहाँ लगा हुआ है, 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4। चौथा हिस्सा मेरुरज्जु को दर्शाता है और मेरुरज्जु की संख्या 33 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, बिंदु ए और बी के मध्य कुल प्रतिरोध बताना है, कुल प्रतिरोध। तो 3-3 ओम करके बटा हुआ है, इन दोनों को देखें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और यहाँ पर से जो ऐसे आया है टर्निंग, तो ये यहाँ पर समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 2 प्रतिरोध 3-3 करके श्रेणी क्रम में है, और एक जो है इससे समांतर क्रम में जुटा है, तो 3 और 6 समांतर क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। और इनका तुल्य प्रतिरोध अगर निकालें तो 1/r प्रतिरोध बराबर 2 प्रतिरोध को जोड़े हैं श्रेणी से, तो 1/6 हो गया, 1/3। अब इसको हल करेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको हल करने के बाद आ जाएगा 1/2। तो r को अगर इधर पलटेंगे, इधर अगर r को पलटते हैं तो इधर 1/2 भी पलटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम बी नंबर में 2 ओम दिया हुआ है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, रात के समय में श्वसन के द्वारा, दिन के समय में श्वसन के द्वारा। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये
ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है पौधा, जल जड़ से लेता है, और क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी मिल करके वो ग्लूकोज ऑक्सीजन का निर्माण करता है। 9 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? अवतल लेंस को अगर देखें, ये है अवतल लेंस, हाँ ये है अवतल लेंस, और अवतल लेंस के ये रहा इसका फोकस F1, और यहाँ से अगर एक वस्तु को इस पे किरण जाएगा तो ये इधर चले जाएगा, तो काल्पनिक रूप से पीछे आएगा, और यहाँ से ये प्रकाशित केंद्र होकर के गुजरेगा, तो एक छोटा सा प्रतिबिंब काल्पनिक बनाएगा, क्योंकि ये डॉट डॉट लाइन से मिलकर के बना है, तो ये छोटा हो जाएगा और आभासी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उत्तल या अवतल लेंस द्वारा डॉट डॉट लाइन द्वारा बनाया जाता है प्रतिबिंब, तो आभासी तौर पर होता है, क्योंकि वास्तविक किरण इधर चली गया, तो इसका डी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ए नंबर में, अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगता है, तो ये गलत विकल्प लगता है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना, ये सही है। यौवना आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान, ये भी सही है। किशोर किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में सहायक, ये भी सही। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? फ्लोएम और जाइलम पौधे के लिए जटिल उत्तक है। जाइलम का जो से जाइलम होता है, तो इसका जल परिवहन करने का काम है, और फ्लोएम का भोजन पहुंचाने का काम है। तो इस प्रश्न को अगर देखेंगे कि कौन सा गति दिखा रहा है, तो इसका तीसरा नंबर में वो गति दिखा रहा है। सब मिला जुला के एक ही जैसा बन गया है चित्र, लेकिन तीसरा नंबर इसका आंसर है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 11 का। अब 12 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं, निम्न में कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है? तो हेक्सेन 6 कार्बन से मिलकर बनता है। कितना? 6 कार्बन, 3 4 5 6। अब यहाँ पर दिया है 2 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 एथिल पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन सीधा में रहेगा, जैसे कि इसको अगर एक बनाए 4 1 5, और मेथिल मतलब मीथेन 1 कार्बन से मिलकर बनता है, तो दूसरे स्थान पे है, तो कहीं पर भी ऊपर या नीचे कहीं पर भी हम इसको बना सकते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो दूसरे स्थान पे आया, इसीलिए इसको 2 मेथिल पेंटेन बोलेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं कि सी नंबर में जैसे 3 मेथिल पेंटेन, तो 5 कार्बन को एक साथ सजाएंगे, 2 2 4 1 5, और 6 ही कार्बन का प्रयोग करना है। इसी के अनुसार चारों ऑप्शन में छठना कौन नहीं बन सकता इससे, तो 5 तो सीधा में हो गया। अब 1 कार्बन को अगर हम तीसरे स्थान पर रख लें, ऊपर नीचे कहीं रखें, तो पहला ये हो गया, दूसरा इसी प्रकार गिनती होता है जो बाई तौर पर निकलेगा, तो ये तीसरे स्थान पर आया, इसीलिए 3 मेथिल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ 1 कार्बन मेथिल पेंटेन, यहाँ 5 कार्बन लगा हुआ है, ये भी संभव है। उसके बाद डी नंबर में 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये संभव है या नहीं? तो ब्यूटेन में 4 लगे, और हेक्सेन बनाना है हमको, तो हेक्सेन में 6 ही कार्बन आएगा, 6 ही कार्बन आएगा। तो इसको इस प्रकार से जाएंगे, यहाँ से एक गिनती करेंगे, यहाँ दूसरा आ गया, तो दूसरे स्थान पर दोनों और कार्बन निकला हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसीलिए 2 डाई मतलब 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये भी संभव है। तो डी नंबर ही इसका आंसर होगा। एथिल में 2 कार्बन होता है, जब पेंटेन बनाएंगे तो वहाँ 5 कार्बन खपत हो जाएगा। पेंटेन का एक सीरीज बनाते हैं, तो यहाँ 5 कार्बन खपत हो जा रहा है, तो एथिल बनाने के लिए 2 कार्बन अगर अलग से लगाएंगे यहाँ पर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा यहाँ हुआ, तो 7 कार्बन का जरूरत हो जाएगा, लेकिन यहाँ हेक्सेन है, इसलिए संभव नहीं। अब आ जाते हैं 6 नंबर में, सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, समानता आयन नहीं बनाते हैं, कार्बनिक विलायक में विलय नहीं। सहसंयोजी यौगिक जैसे मीथेन हो गया, C2H6 हो गया, तो एल्केन एल्किन ग्रुप, ये सब कार्बन उसमें है ही, तो कार्बनिक सहसंयोजी ये सभी यौगिक है, इसमें कार्बन तो है ही, तो कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता, ये बात गलत, तो यही होगा सही, डी नंबर में। 14 नंबर है डॉबरेनर वाला, फिर से डॉबरेनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, मतलब उसी के बारे में बताना। अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि 3 अगर तत्व को एक साथ सजाए तो दोनों साइड वाले तत्व बीच वाले के भार के बराबर हो जाता है औसत करने के बाद। तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तो बी नंबर होगा।
जैसे कि हम देखे थे लिथियम है, सोडियम है, ये है पोटेशियम। तो लिथियम का द्रव्यमान था 7, इसका था 23 और इसका था 39। तो इन दोनों का लिथियम और पोटेशियम का औसत, परमाणु भार का औसत निकालने के बाद बीच वाला का भार के बराबर रहता है, यही इसका गुण था। तो बी नंबर इसका आंसर हो। ज़्यादा दिनों तक त्रिक नियम उसका ज़्यादा तत्वों पर लागू नहीं हुआ, इसीलिए इसी तरह न्यूलैंड भी आए, मेंडली पाया, तब जाके मोस्ले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। 15 नंबर प्रश्न है, दो माध्यमों को पृथक पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र को में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। तो ये सूत्र पर आधारित है। अगर इसका नियम पढ़ेंगे माध्यम ए और माध्यम दो का अनुसार, तो साइन आई बटे साइन आर होता है, इसके बराबर ये नियत रहता है। तो आई कौन ऊपर वाला जहाँ से किरण आता है आपतित, और जहाँ परावर्तित हो जाता है इसको आर कौन बोलते हैं, इसको आई कौन बोलते हैं। तो इन दोनों जगह अगर मान को धरा जाए, साइन आई कितना है 45, आई 45 डिग्री, और यहाँ कितना है साइन आर कितना है 30 है। दोनों के मानों को अगर पुट करेंगे तो 45 साइन 45 1/√2 और 30 1/2। अब इसको हम पलट के लिखते हैं, तो 2 ऊपर √2 नीचे, √2 से 2 कटा तो √2, ताकि 2 में √2 गुना √2 है, तो आंसर आया √2। डी नंबर इसका आंसर होगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, तो उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई, मतलब उसी तार को समझ लो लंबा 3 गुना कर दिया, तो वो तार का क्षेत्रफल पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई, मतलब एक अलग तार लिया जा रहा है जो लंबा ज़्यादा है, और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A, ये क्षेत्रफल है, L लंबाई है, रो है विशिष्ट प्रतिरोधक। तो एक अन्य जो तार लिया जा रहा है वो इस लंबाई का 3 गुना हो जा रहा है, और जो क्षेत्रफल हो जा रहा है वो 2 गुना हो जा रहा है। तो एक अन्य प्रतिरोध हम सोच सकते हैं कि R डैश है, तो उसका लंबाई अगर हम L ले लें तो लंबाई पहले की तुलना में 3 गुना हो जाए, और क्षेत्रफल जो है तो पहले ये था तो इसको कुछ अलग नाम देते हैं ये डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा जितना था पहले, उसका 2 गुना कर दिया 2a कर दी, और उसको 3l छोटी l कर दी क्योंकि l उसकी लंबाई है। अब अन्य जो तार वो लिए हैं उसका हमको प्रतिरोध किसके बराबर होगा, मतलब वास्तविक प्रतिरोध सब में R लगा है, 3 आ रहा है 2/3 आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा वो देखना है। तो सूत्र अप्लाई करना R डैश बराबर, हम लिखेंगे R डैश बराबर रो L/A, तो इसमें L हमको बड़ी लेना, R डैश ले अलग अन्य तार के लिए करते हैं, और इसमें A भी A डैश लेना। अब हम इसमें मान पुट करेंगे, रो रह जाएगा, बड़ी L की जगह 3l होगा और A डैश की जगह 2a होगा। अगर 3/2 3/2 को अलग करें तो रो L/A आता है, रो L/A ये जो है R है, तो इससे ये पता चलता है 3/2 R हो जाएगा, तो यही आंसर में आएगा। तो ये कहाँ है, ये बी नंबर में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। किसी लेंस के लिए पहले मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये संभव है। तो कोई लेंस है, पहला मुख्य फोकस, तो लेंस में 2 फोकस होता है, एक बाईं और एक दाईं ओर। अगर कोई भी लेंस है जैसे उत्तल है, ये अवतल है, इस पे मुख्य अक्ष गया, प्रधान अक्ष गया, इधर f1 रहेगा, इधर f2 रहेगा, तो ये संभव है। तो ये संभव है कि पहला मुख्य फोकस मतलब बाईं ओर की बात कर रहा है, उसे f1 लिखते हैं, पहला का वही मतलब पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। तो जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो फोकस पर अगर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ही। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनता है, तो ये 2 गुनी दूरी पर नहीं बनता है। जब फोकस पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक के प्रतिबिंब का बात कर रहा है कि स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर है, वस्तु इसका अनंत पर रहेगा, तो ये भी बात सही है। और तीसरा है कि किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रहेगा, तो ये नहीं है।
अनंत वाला, जब लेंस में या दर्पण में देखें तो फोकस पे वस्तु रहता है, अनंत पे बनता है। जब अनंत से कोई वस्तु आती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो यही दोनों बात 3 और 1 में कहा जा रहा है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। डी नंबर हो जाएगा 1, 3 दोनों। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। तो केंद्र में तो नहीं प्रबल होता है, किनारे में ही उसकी प्रबलता रहती है, केंद्र में न के बराबर रहता है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, ये भी बात सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद संतत वक्र निर्मित करता है, ये भी बात सही है। एक चुंबक होना नॉर्थ साउथ, ये ऐसे जाता है नॉर्थ से साउथ में, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये समांतर जाती है और इसके दोनों किनारे में चुंबकीय क्षमता प्रबल होते हैं। तो इसका आंसर 2, 3 हो जाएगा, डी नंबर। 18 का आंसर 2, 3 हो जाएगा, डी नंबर। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितना होगा? दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितना होगा? तो वो एफ के बराबर हो जाएगा, लगभग एफ दूरी के बराबर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गलत कथन को कौन दर्शा रहा है वही देखना है। पौधा है, इधर प्राणी अचल रहते हैं। प्राणी में बता रहा है कि भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, ये प्राणी के लिए सही है। पौधा भी अचल रहते हैं, ठीक है। अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, ये भी बात सही है। पौधे का अगर बड़ा पेड़ देखेंगे तो ऊपरी छाल का वो मृत के रूप में उत्तक हो सकता है। अधिकांश उत्तक जीवित रहते हैं। इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। तो ये चौथा नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। पौधे का हर एक भाग देखा जाए तो समय के अनुसार बदलता है, बढ़ता है, और हमारा हर एक हिस्सा एक जैसा नहीं बढ़ता है प्राणी का। कुछ चीज़ें वैसे की वैसे रह जाती है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो अपचयन का यही गुण है कि ऑक्सीजन का त्याग करना, तो वो अपचयन हो गया, और जो त्यागा वो अपचयन हो गया, और जिसके पास ऑक्सीजन गया वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। जो हाइड्रोजन लेता है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जो हाइड्रोजन जिससे जुड़ता है, जो जो ग्रहण करता है तो वो अपचयन हो गया, जो छोड़ता है वो ऑक्सीकरण हो गया। दोनों के लिए अगर एक चीज जान गए कि अपचयन किस कारण से होता है तो उसका उल्टा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो दोनों बातें सही है, तो दोनों कथन सही है, ए नंबर में कह रहा है, तो ये बात सही है। 22 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। तो ब्लीचिंग पाउडर में चारों ऑप्शन है, तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। तो ये यहाँ पर है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना को लेना है, और क्लोरीन से अभिक्रिया कराने के बाद ये CaOCl2 प्लस जल दे देता है। तो इसका डी नंबर आंसर सही है। ये कई बार एग्जामों में इसको बनाने के विधि द्वारा भी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस एक यौगिक का इस्तेमाल करने से, क्लोरीन के साथ मिलाने से बनेगा, या तो ये बोला जा सकता है शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्या मिलाएं तब जाके व्यंजक चूर्ण बनेगा। तो इन दोनों को सही ढंग से याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? ईस्ट, अमीबा, आम, फर्न। बीजाणुओं का उपयोग करता है वो हो जाएगा फर्न, फर्न के द्वारा ये किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न, एक AC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? 4 ऑप्शन है, धारा ले जाने वाले चालक पर बल, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसमें? ये फैराडे द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। AC जनरेटर जो है विद्युत फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा 24 का। 25 नंबर है, ए और बी मिलान करना है। लाल गोभी के पत्ते, इधर घ्राण सूचक, अम्ल क्षारक सूचक, मतलब इससे अम्ल और क्षारक को जांच किया जा सकता है। तो लाल गोभी के पत्ते द्वारा हम प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर मौजूद है,
तो इनका कम प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक हो गया। मेथिल ऑरेंज ये हो जाएगा बी नंबर, अम्ल क्षारक सूचक। प्याज लौंग ये घ्राण सूचक है। गंध मतलब ये बताता है, गंध वाला सूचक है, गंध से जांचा जा सकता है। अगर गंध आ रहा है अम्ल में डालने के बाद, तो अम्ल पहले से जानेंगे नहीं, लेकिन जिस चीज़ में डालेंगे अगर उससे गंध आ रहा है तो वो अम्ल है। लेकिन जहाँ गंध नहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो समझेंगे कि वो पदार्थ क्षारीय है। तो 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर। और ये 25 प्रश्न समाप्त होते हैं।